आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन आईटी में जो टॉपिक डिस्कस करने का नाम एथिकल हैकिंग है। तो इससे पहले हमने हैकिंग के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि हैकर कौन होते हैं और जो क्रैकर्स हैं वो कौन होते हैं। हैकर्स हमने कहा था कि जी वो आपके पास जो आपके सिस्टम को टेस्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं आपकी परमिशन से, तो वो हैकर्स थे। और क्रैकर्स हमने बात की थी कि वो लोग होते हैं जो इलीगली अनऑथोराइजली आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं, कि वो डाटा को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपके डेटा को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उन डेटा को आपके डिलीट कर देते हैं। तो उसी से रेलिवेंट हमारा टॉपिक है एथिकल हैकिंग के बारे में, कि एथिकल हैकिंग है क्या। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एथिकल हैकर हम किसको बोलते हैं और उनकी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इस लेक्चर का, वो ये है कि एथिकल हैकिंग हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू what you can do legally as an ethical hacker। एंड हमारे पास थर्ड जो है क्वेश्चन वो है, what you cannot do as an ethical hacker। तो पहले हम बात करते हैं जी कि हैकर एंड एथिकल हैकर में क्या फ़र्क है। तो जब हम बात करते हैं हैकर की, तो हैकर बेसिकली हमें पता है कि जी हैकर जो होता है वो एक्सेस करता है कंप्यूटर सिस्टम को और नेटवर्क को विद आउट ऑथराइजेशन, यानी कि उसके पास कोई भी राइट्स नहीं होते, वो इलीगली अनऑथराइजली आपके सिस्टम को एक्सेस करता है। इसलिए कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है, वो जस्ट अपनी इंजॉयमेंट के लिए आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, आपके नेटवर्क को देख सकता है और आपके नेटवर्क को वो हैक करके या आपके सिस्टम को हैक करके वो कोई फ़ायदा उठा सकता है। लाइक आपके सिस्टम से डाटा को वो कॉपी कर रहा है, वो डाटा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर रहा है। इसी तरह आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं तो वो पासवर्ड्स आपके पास होते हैं आपके, तो वो उस मशीन के ऊपर सेव्ड होते हैं, तो उसको वो चोरी कर सकता है। जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है या आपकी जो मनी है बैंक के अंदर, जो आपने फंड्स रखे हुए हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसी तरह ही हमारे पास कहता है जी कि जो हैकर होता है वो डेफिनेटली क्या करता है, लॉ को ब्रेक कर रहा होता है, कैन गो टू प्रिजन। इसी तरह अगर हम बात की एथिकल हैकर की, तो एथिकल का मतलब क्या है कि वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो विद परमिशन वो आपके सिस्टम को चेक करता है। वो तो इसको जरा देखते हैं, कहते हैं परफॉर्म मोस्ट ऑफ द सेम एक्टिविटीज बट विद ऑनर्स परमिशन, यानी कि ऑनर की परमिशन के साथ वो आपके सिस्टम को कि क्या करता है, ये आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है या वो एक्सेस करता है। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर भी हो सकता है किसी कंपनी का, टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अब आपने देखा होगा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उन्होंने अपने एथिकल हैकर्स हायर किए हुए हैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। वो क्या करते हैं, जब वो सिस्टम अपना डिज़ाइन कर लेते हैं तो वो अपने उन एथिकल हैकर से उस सिस्टम के अंदर जो वनरेबिलिटीज़ आती हैं या वीकनेसेस होती हैं उनको वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो वो जो भी वो पॉइंट आउट करते हैं कि जी ये वीकनेसेस हैं, ये वनरेबिलिटीज़ हैं, ये कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आउटसाइड द वर्ल्ड, या आप ये कह लें कि जी हैकर आपके सिस्टम को इलीगली अनऑथोराइजली एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली जो एथिकल का कॉन्सेप्ट है, एथिकल का मतलब ये है कि विद परमिशन वो क्या करते हैं, सिस्टम को चेक करते हैं, सिस्टम को वो जाके उसके अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो फ्लॉज होते हैं, उनको वो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद उनको वो इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के या उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या हो सकते हैं, उनके अपने एम्प्लॉय हो सकते हैं जो सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। और इसमें जो टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट वर्सेस सिक्योरिटी टेस्ट। तो जब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो पेनिट्रेशन टेस्ट का हमें पता है कि जी लीगल अटेम्प्ट होती है टू ब्रेक इनटू अ कंपनीज नेटवर्क टू फाइंड इट्स वीकेस्ट लिंक। मीन टू से कि जी हम लीगली उसको, क्योंकि एथिकल की बात कर रहे होते हैं तो एथिकल हैकर लीगली विद परमिशन वो आपके सिस्टम को, वो आपके नेटवर्क को वो उसको ब्रेक करता है, फिर उसके अंदर उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करता है जहाँ से कोई और हैकर आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है और आपके डेटा को डिस्टर्ब कर सकता है। तो कहते हैं टेस्टर ओनली रिपोर्ट फाइंडिंग,
तो उस टेस्टर में बेसिकली क्या करना होता है, तो आपको पूरे सिस्टम को एनालाइज करना है, उस सिस्टम के अंदर उसने डिफरेंट वेज के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है। फिर उसने जो जो पॉइंट्स उसको लग रहे होंगे कि ये वीक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लूप होल्स आ रहे हैं, यहाँ से कोई हैकर जो है वो सिस्टम के अंदर या नेटवर्क को हैक कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, तो वो जस्ट एक फाइंडिंग्स जो होती हैं एज अ रिपोर्ट वो शेयर की जा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर हम बात करते हैं जी कि सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की हमारे पास टेस्ट जो होता है ना, वो अगर हम ये देखें कि जी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म इन विच सेंस, सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड का नाम ही सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने सिस्टम को सिक्योर करना है, हमने सिस्टम को के ऊपर ऐसे एंटीवायरसेस इंस्टॉल कर रखे हैं, हमने कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, हमने कोई पॉलिसीज बनाई हुई हैं, हमने कोई लॉ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारी सिक्योरिटी टेस्ट बनती हैं। तो मैं फिर बता दूं, जो है वो बहुत ब्रॉडर और वास्ट आपके पास एक फील्ड है, कि आपके पास एक ब्रॉडर टर्म के तौर पे यूज होता है, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग हम सिक्योरिटी में, लाइक अगर हम सिक्योरिटी टेस्ट की बात करते हैं तो ये कहते हैं जी मोर देन एन अटेम्प्ट टू ब्रेक इन also include analyzing company security policy and procedure. Tester offer solution to secure or protect the network. तो वो क्या करता है, टेस्टर जो होता है वो डेफिनेटली आपको फिर सजेशन भी दे रहा होता है कि जी आप किस तरह से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, किस तरह से अपने नेटवर्क को मजीद आप इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से नेटवर्क की हम बाउंड्रीज को या नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हैकर आपके डाटा को इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इसमें हमारे पास, अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट और सिक्योरिटी टेस्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेटली हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की या सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जिनको यूज करते हुए पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो मेथडोलॉजी है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब जो एथिकल हैकर है वो डेफिनेटली किसी न किसी लैंग्वेज को तो वो अडॉप्ट करेगा कि आपके सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास टू लैंग्वेजेस यूज होती हैं। नंबर वन पे हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, जिसको हम पर्ल के नाम से जानते हैं, और दूसरी हमारे पास जो लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज है। अब जो पर्ल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज की, तो बेसिकली ये हमारे पास काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये इफ़ेक्टिव इसलिए है कि जी इसके अंदर लो लेवल की भी कोडिंग होती है। तो आपको पता है कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम लो लेवल कोडिंग की बात कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपके जितने भी हार्डवेयर पे लेवल की जो आपकी कोडिंग होती है उसको देख रहा होता है। कि अगर हमने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को हमने मेक श्योर करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ डिवाइस ड्राइवर्स हैं होंगे। डिवाइस ड्राइवर्स के आपको पता है कि वो स्मॉल पीस ऑफ कोड है, और वो कोड जो है या स्मॉल पीस ऑफ हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको पता है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम से रेलेवेंट जितनी भी बातें होती हैं वो हार्डवेयर से रिलेट कर रही होती हैं, और हार्डवेयर को हम डेफिनेटली लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के ज़रिए से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सी में, तो सी के अंदर भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे लो और हाई दोनों सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। लेकिन अगर लो लेवल की बात करते हैं तो लो लेवल आपको पता है कि वो नियर होती है किसके, कंप्यूटर हार्डवेयर के। और अगर हम हाई लेवल की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो किसके करीब होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब होती हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास सी प्लस प्लस भी यूज होती है। और इवन अगर हम बात करते हैं किसी डेटाबेस की, फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ, तो एसक्यूएल का आपको पता है कि जी हमने एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं, जो क्यूरीज होती हैं, वो बिल्कुल नियरली किसकी होती हैं, आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होती है। लिख तो हम उसको कमांड्स को रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी भी टेबल से किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से डाटा गेट करना है, तो आपको पता है कि जी अगर हम उसकी कमांड लिखते हैं तो हम एसक्यूएल के अंदर कमांड किस तरह से लिख रहे होते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसका मतलब क्या है जी, उस टेबल और उस कॉलम से जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमें मिल रही होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम बात करते हैं इसी क्यूरी की या इसी हम एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जितनी भी हम
क्यूरीज जनरेट कर रहे होते हैं, क्यूरीज हम लिख रहे होते हैं। तो इसके अंदर आप देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये बिल्कुल नियरली और बड़ी क्लैरिफाई है, ये क्लियरली है, ये डिस्क्राइब कर रही है कि जी हम कोई एक एम्प्लॉय है, उसके डाटा को हम फेच कर रहे हैं, हम उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करना पड़ रही होती है, तो मोस्टली जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो चाहे विंडोज़ है, वो सारे सी और सी प्लस प्लस में लिखे जा रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क की टोपोलॉजी को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें जाके सी की कोडिंग और सी से रेलेवेंट जितनी भी हमारे पास जो आप ये कह रहे हैं कि सी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो सी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जी इसका जो कोड होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो करीब होता है किसके, आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के, हार्डवेयर लेवल पे हार्डवेयर की फंक्शनैलिटीज़ को हमने कंट्रोल करना होता है। तो जो हैकर होता है वो बेसिकली एथिकल हैकर की हम बात कर रहे हैं, वो उसको अगर तो सी का या सी प्लस प्लस का ज़्यादा नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली वो सिस्टम को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि जी ये नेटवर्क जो है इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो सारी बातें देख रहा होता है कि जी इसी तरह से फिर वो नेटवर्क को भी वेरीफाई कर सकता है, वो उसके अंदर वो पॉइंट्स को भी वेरीफाई कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख सकता है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो इस नेटवर्क के अंदर कंट्रोल की गई हैं। तो जो पर्ल है हमारे पास लैंग्वेज, और सी जो लैंग्वेज है, ये मोस्टली पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ किए जा रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉप पॉइंट, वो है हमारे पास टाइगर बॉक्स। टाइगर बॉक्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास कलेक्शन है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एंड हैकिंग टूल्स की। तो हमने इससे पहले हैकिंग टूल्स की अगर बात की थी, तो हमने डिफरेंट जो अब ये कह लेंगे हमने टूल्स की बात की, जिसके अंदर हमने स्कैनिंग की बात की, स्कैनर की बात की, आईपी स्कैनर था हमारे पास, स्पूफिंग टूल्स बहुत सारे यूज हो रहे थे। तो टाइगर बॉक्स बेसिकली क्या करता है, एथिकल हैकर के पास एक ये कह लेंगे कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड हैकिंग टूल्स हैं। तो इसको क्या करता है, हेल्प करता है पेनिट्रेशन टेस्टर एंड सिक्योरिटी टेस्टर कंडक्ट वनरेबिलिटीज असेसमेंट एंड अटैक्स। तो इसके ज़रिए से वो उस सिस्टम की जितनी भी वनरेबिलिटीज होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, वो यहाँ वो जो अटैक्स उसके ऊपर किए जा रहे होते हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकता है इस टाइगर बॉक्स को की मदद से। अब आप देखें कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम टाइगर बॉक्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है कि उस टाइगर बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सिस्टम को या नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी है, इसके अंदर 3 मेथडोलॉजीज को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास वाइट बॉक्स मॉडल आते हैं, इसके बाद ब्लैक बॉक्स मॉडल आते हैं और ग्रे बॉक्स मॉडल आ रहे होते हैं। तो जब हम वाइट बॉक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर वाइट बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो जी टेस्टर इज टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो टेस्टर जो को हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमने नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन किया। टोपोलॉजी आपको पता है फिजिकल अरेंजमेंट या फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो फिजिकल लेआउट होता है और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। एक हमारे पास देखिए फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। तो फिजिकली तो हमें ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि जी किस तरह से नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया, और लॉजिकल की बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंटेड हैं जो उस नेटवर्क के ऊपर रन हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी टेस्टर को तो हमने वो सारी बात बता दी कि नेटवर्क को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। तो टेस्टर क्या करता है, टेस्टर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो जितने भी आईटी के रेलेवेंट लोग हैं जो उस नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो उनसे इंटरव्यूज भी ले सकता है, वो उसको वो उनसे उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। तो वो ये जान यानी कि वो ये पूछना चाहता है कि जी किस तरह से आपने नेटवर्क को डिज़ाइन किया, इसके अंदर क्या क्या आपने मेथडोलॉजीज को यूज़ किया और किस तरह से आपने नेटवर्क को
कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इसी तरह ही हमारे पास कहता है कि जो मेक्स द टेस्टर जॉब अ लिटिल ईज़ियर। तो इसीलिए अगर उसको सारे ही सिस्टम के बारे में बता दिया जाए कि किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो जो हमारे पास व्हाइट बॉक्स मॉडल्स आते हैं, ये आपके पास एज़ कंपेयर टू ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स ईज़ी मेथोडोलॉजी के तौर पे कंसीडर किए जा रहे होते हैं। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल की, तो ब्लैक बॉक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कंपनी जो स्टाफ होता है डज नॉट नो अबाउट द टेस्ट, और कंपनी स्टाफ को नहीं पता होता कि जी हम क्या टेस्ट यानी कि किस बारे में उस सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, या कोई भी बंदा बगैर आपको बताए आपके सिस्टम के अंदर पॉइंट्स को वीकनेसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जी हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अ, नाराज़ हो जाते हैं, तो यहाँ वो जॉब को छोड़ के चले जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ को हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि क्या अगर कोई ऐसा बंदा जो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसको आपके सिस्टम के बारे में हाउ नाउ हो सकती है, तो क्या वो आपके सिस्टम को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, आपका जो एथिकल हैकर है वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर आपको कोई परमिशन ना दी जाए, आपको सिस्टम जस्ट आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या आपको सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन दी गई है, तो क्या आप उस सिस्टम के अंदर जितने भी या आप उस सिस्टम के अंदर जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको आप डैमेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब हम व्हाइट बॉक्स की बात करते हैं, तो व्हाइट बॉक्स में तो सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर वो खुद से पता करता है कि किस तरह से, कि वो पता करने की कोशिश करता है कि कौन सी टोपोलॉजी चल रही है इसके ऊपर, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, और कोई भी इंटरव्यूज या कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू नेटवर्क वो उसको नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। ये इसलिए कि होता है कि जी क्या कोई ऐसा पर्सन जो आपके सिस्टम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच है, वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, वो आपके सिस्टम को एक बिल्कुल यानी कि ब्लाइंडली जाके वो चीज़ों को मॉनिटर करे, फिर उसके बाद जाके उनको मॉडिफाई करें या डिलीट करने की कोशिश करें। अब इसमें अगर आप बात करते हैं ओके जी, बहुत सारे आपके पास टूल्स यूज़ होते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर। इसमें जो वेल नोन है आपके पास स्कैनर्स भी यूज़ होते हैं। एनमैप हमारे पास बेसिकली टूल्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो बेसिकली यूज़ किए जा रहे होते हैं। इनके ज़रिए से हम के उस नेटवर्क की एक्टिवली और हम ये कह लेंगे पैसिवली ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, और हम नेटवर्क को देख रहे होते हैं कि नेटवर्क के अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम होता है कि वो सिस्टम को इजीली एनालाइज कर सकता है, वो सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को वो गैदर करके वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कब होता है जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एंगेज्ड है उसके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो आपके सिस्टम को पढ़ के क्योंकि उसके पास तो टाइम है कि क्या वो इस तरह की अटेम्प्ट्स कर सकता है। तो ये सारी जितनी भी होती हैं कि जिसमें आपके सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा होता, आपको खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ता है वीकनेसेस को, उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, वो हम ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर वेरीफाई कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रे बॉक्स की, तो ग्रे बॉक्स बेसिकली हमारे पास हाइब्रिड मॉडल होता है। हाइब्रिड मॉडल में हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है ऑफ द वाइट एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो कंपनी गिव्स टेस्टर पार्शियल इंफॉर्मेशन, ये लाइक कुछ हम इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर लेते हैं उस एथिकल हैकर के साथ जो ग्रे बॉक्स मॉडल को यूज़ कर रहा है, तो कुछ उसने खुद से फाइंड आउट करना पड़ती हैं। तो हमारे पास ये लिमिटेड एक्सेस होती है, खुद से वो आइडेंटिफाई करता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से इनको कॉन्फ़िगर किया गया है, किस तरह से वो नेटवर्क के अंदर यानी कि किस तरह से नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हमारे पास बेसिकली ये होता है
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि आपके सिस्टम के बारे में अगर किसी को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन पता है, तो क्या वो उसको बेस बनाते हुए आपके सिस्टम से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता है? वो आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है? तो ये बेसिकली ये ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। तो क्या आप उस थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन को बेस बनाते हुए आप उस सिस्टम के अंदर इन सिस्टम के अंदर इंटर हो सकते हैं। आप नेटवर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं या आप नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी पॉइंट्स होते हैं ये जाके हम मेक श्योर कर रहे होते हैं किसके अंदर ग्रे बॉक्स मॉडल के अंदर कर रहे होते हैं। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि कौन-कौन सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें ये सर्टिफिकेशंस दे रही होती हैं कि आप किस तरह से इन सारी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि सर्टिफ़िकेशन हमारे पास होती है प्रोग्राम्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी पर्सोनल्स। तो इसमें हमारे पास बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टर्स नीड टू हैव द टेक्निकल स्किल्स। ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल्स है, इतनी वो लैंग्वेजेज़ को समझता है जिसके अंदर वो कोड कर सकता है और नेटवर्क को जाके वो डिस्टर्ब कर सकता है या नेटवर्क के अंदर जाके वो एज़ अ टेस्टर वो जाके एक्टिविटीज को कर सकता है। लाइक अगर हम बात करने अभी अभी हमने बात की पर्ल की या सी की, तो उसको अगर पर्ल और सी के अंदर इतनी हाई लेवल की कमांड है कि वो प्रोग्राम लिख सकता है, वो कोड जो है वो जाके मॉडिफाई कर सकता है। तो डेफिनेटली ये सारी किस में आती हैं, टेक्निकल स्किल्स में आती हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में भी उसके वो पास हाउ नाउ होनी चाहिए कि नेटवर्क को कैसे डिजाइन किया गया है, इसके अंदर क्या टिपोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड है, एंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका एक प्रॉपर रोल यानी कि उसके ऊपर उसको प्रॉपर एक ना एक अच्छे एथिकल हैकर के तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना जा रहा हो। उसकी जितनी भी मैनेजमेंट के साथ वो कमिटमेंट्स हैं या मैनेजमेंट के साथ उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली और एक्यूरेटली वो आ, होनी चाहिए कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, कि वो मैनेज कर रहा है, और वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट की गुड बुक में वो उसका होना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा बंदा है जो टेक्निकल है और इसके पास टेक्निकल नॉलेज है, ये सिस्टम को जाके टेस्ट कर सकता है, सिस्टम के अंदर वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो लूप होल्स हैं या वनरेबिलिटीज हैं, उनको फाइंड आउट करके बता सकता है। और इवन अगर वो फाइंड आउट कर रहा है तो उसके बारे में कोई एक्सपेक्टेड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे जाकर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब इन सर्टिफिकेशंस का बेसिक जो पर्पस ये होता है कि हम एथिकल वे के अंदर जाके उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसके बारे में हाउ नाउ या उसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले जो बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स CEH की बात करते हैं। ये इसके बाद हमारे पास OSSTMM, बेसिकली ये हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं सिक्योरिटी टेस्टर्स के। इसी तरह हमारे पास सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पर्सोनल की प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिक्योरिटी से रेलेवेंट आपको जो सर्टिफिकेशन करवा रही होती हैं। इन सारी सर्टिफिकेशंस का बेसिक जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको एज अ एथिकल हैकर इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि अगर आपको कहा जाए कि सिस्टम को जाकर टेस्ट करें, सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटीज वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, तो आपके पास इतना टेक्निकल नॉलेज है कि आप इन सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं और एक रिपोर्ट दे सकते हैं कि इसको ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग या ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन टेस्ट हमने ये पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है कि ये पॉइंट जो हैं ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये पॉइंट इसके जो है ये बेसिकली ये नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है या इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी पावरफुल नहीं है कि हम आउटसाइड द वर्ल्ड या जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
जो एथिकल हैकर से हटके हैकर्स है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं या एक्सेस नहीं कर सकते। तो सारी बातें ये इस हमारी इन सर्टिफिकेशंस के अंदर बताई जा रही होती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं जी कि सर्टिफिकेशन डेट हेल्प्स प्रिपेयर दी सर्टिफिकेशन। तो इन सर्टिफिकेशंस को करने से पहले आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जी कि कंप्यूटर TIA सिक्योरिटी प्लस और हमारे पास नेटवर्क प्लस। बेसिकली ये नेटवर्क को कोई डिजाइनिंग की आपके पास ये कह लें कि जी सर्टिफिकेशन है कि आपके पास पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको राउटिंग एंड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हम टोपोलॉजी बना के किस तरह से हम सिस्टम्स को अरेंज करके इनके ऊपर डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं किसी नेटवर्क के अंदर। तो अगर आपको बेसिक हाउ नाउ है तो देन डेफिनेटली जो आपके पास सर्टिफिकेशंस है रेलेवेंट टू नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं आप उन सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन का नेटवर्क की हाउ नाउ है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जी सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की, तो पहले हम बात करें सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर, हमारे पास ये डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट, EC काउंसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 21 डोमेन्स के अंदर ये काम कर रही होती है, इनके डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, आप इस पे ऊपर क्लिक करके इन 21 डोमेन्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं और इसके अंदर आप ये जाके देख सकते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रेलेवेंट जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं या जो भी आपके पास चीज़ें आती हैं जो एज अ एथिकल हैकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ एथिकल हैकर आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपको सिखाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट से जाके वेरीफाई की जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखें कि रेड टीम बेसिकली कहता है कि हमारे पास कंपोज्ड ऑफ पीपल विद वेरिड स्किल्स। अब आपको पता है कि जी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आपके पास नॉलेज लेवल होता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत हाई किस्म का नॉलेज होता है, बहुत सारे के पास जरा जस्ट एवरेज टाइप होता है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिलो एवरेज हो रहे होते हैं। तो अगर आपको सिस्टम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का पता है तो डेफिनेटली आप ये जो सर्टिफिकेशंस हैं या सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हैं। तो ये आपको अलाउ करते हैं कि जी आपके पास अगर इतना फास्ट टेक्निकल स्किल्स नहीं है या इतनी हाई लेवल पे जाके आप चीज़ों को नहीं देख पाते और आपको जस्ट हाउ नाउ है, तब भी आपको ये सर्टिफिकेशन ऑफर की जा रही होती है। तो कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और ये कब किस लिए यूज होती है, सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। इसी तरह हम बात करते हैं जी कि हमारे पास OSSTMM प्रोफेशनल सिक्योरिटी टेस्टर, OPST के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास डेजिग्नेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड ओपन मेथडोलॉजीज, ISE कॉम के नाम से ये जाना जाता है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली के 5 डोमेन्स होती हैं डिफरेंट, जिसमें हम ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल OSSTMM की बात कर रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट गिवन है, तो इसमें 5 जो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स आ रही होती हैं उसके अंदर आप डिफरेंट जो ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी 5 डोमेन्स है जहाँ पे जाके आपको ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पता है कि जी अगर हम बात करते हैं जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स आपको पता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का जो कोड होता है वो रीडेबल होता है, मॉडिफाइएबल होता है। आप इसको अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क के मुताबिक इसको अरेंज भी कर। तो ये इसके फिर जारी बात है कि ये अगर ये इतना ओपन सोर्स है जैसे हमने लिनक्स की बात की है, तो लिनक्स मोस्टली आपको पता है कि नेटवर्क नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी आपके पास रिलैक्सेशन है तो आप इसमें जाके कोड को खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ में हमारे पास ऐसा कोई ओपन सोर्स अब ये कह लो कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसके अंदर जाके कोडिंग करें और विंडो की वो जो फंक्शनैलिटी है उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ओपन सोर्स नहीं है तो उस विंडोज़ के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या जितनी भी कोडिंग्स हैं, ये जस्ट वो टीम ही इसको मॉडिफाई और इस टीम ही इसको जान सकती है। अदरवाइज हमें इसके बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं होगा, ना ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर कोई भी या किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास सर्टिफिकेशन आती है वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, CISSP की। तो CISSP बेसिकली हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंसोर्टियम, ये ISC2 के नाम से ये जानी जाती है सर्टिफिकेशन। अब इस सर्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली कहता है जी कि हमने ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिस्कस करना होता है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमने पहले बताया था कि सिक्योरिटी जस्ट ये पासवर्ड्स का या लॉगिन का नाम नहीं है। सिक्योरिटी में पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर एग्रीमेंट्स हैं, और किस तरह से अपने चीज़ों को बनाना है, किस तरह से अपने चीज़ों को सिक्योर करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर हो रहा होता है किसके अंदर, इस सर्टिफिकेशन के अंदर। तो बेसिकली ये 10 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर रही होती है और वेबसाइट डेफिनेटली अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट पे जाके इन 10 डोमेन्स को देख सकते हैं, जहाँ पे जाके आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंसोर्टियम है, ये किन किन डोमेन्स को, किन किन एरियाज को कवर कर रहा होता है। इसी तरह अगर बात करते हैं सेंस की, सेंस इंस्टीट्यूट बेसिकली हमारे पास सेंस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो बेसिकली आपके पास सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन के नाम से। तो ये टॉप 20 लिस्ट में आता है, यानी कि टॉप 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सिक्योरिटी से रेलेवेंट ऑडिट की या सिस्टम एडमिन की बात करते हैं या ग्लोबल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उनमें इसका शुमार हो रहा होता है। तो बेसिक इसका काम क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सैन इंस्टीट्यूट, इसका काम डॉक्यूमेंटेशन का है। तो अभी हमने बताया कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ये इनको डील कर रहे होते हैं। डील्स इसके बारे में जी हमारे पास क्या डिटेल द मोस्ट कॉमन नेटवर्क एक्सप्लॉइट्स की बात होती है, और सजेशन भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं कि जी किस तरह से आप इन वनरेबिलिटीज़ को आप या इन वीकनेसेस को कवर अप कर सकते हैं, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये science.org ये वेबसाइट गिवन है, यहाँ पे जाके हम इन सारी इंफॉर्मेशन को, ये इस जो सर्टिफिकेशन है इसके अंदर कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको कवर अप किया जा रहा होता है, और वो सारी चीज़ें हम जाके इस वेबसाइट पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था एथिकल हैकिंग का। अब कॉन्सेप्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये है, व्हाट यू कैन डू लीगली एज एन एथिकल हैकर। अब आप एज अ एथिकल हैकर आप लीगली क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें अब आप देखें व्हाट यू कैन डू लीगली। अब आप देखें कि जी अगर आप एक एथिकल हैकर है, एज एन एथिकल हैकर बी अवेयर ऑफ व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि जी अलाउड और डिसअलाउड की, तो इसके अंदर हमें पता है कि जी अगर जो चीज़ें अलाउ हैं वो तो मैं कर सकता हूँ, जो अलाउ नहीं है उसका मतलब है कि जी लॉ इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी चेंजेस एज रैपिडली एज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो अगर हैकर जो है वो किसी भी हैकिंग के अंदर, हैकर जो होता है वो बेसिकली किन चीज़ों को देख रहा होता है, इंट्रूडर्स को देख रहा होता है, वह टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है। इसी तरह ही वो टेक्नोलॉजी के जितने भी हमारे साथ जो अटैचमेंट है उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब जारी बात है कि जी जो इंट्रूडर्स हैं या जो हैकर्स हैं वो डे बाय डे, यानी कि वो इतना फ्रिक्वेंटली वो वायरसेस को स्प्रेड कर रहे होते हैं, वो वायरसेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि जी वो, क्योंकि उनका काम बेसिकली सिस्टम को इफेक्ट करना होता है, उसने सिस्टम को डिस्टर्ब करना होता है, सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। तो इसी तरह ही अगर हम एज अ एथिकल हैकर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है या कोई ऐसा हम वर्म बना देते हैं, कोई ऐसी हम वनरेबिलिटीज है जो उस नेटवर्क के अंदर डाल देते हैं, तो वो बेसिकली इलीगल होगी। हम एज अ एथिकल हैकर इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। तो इसी तरह ही कहता है जी फाइंड व्हाट इज लीगल फॉर यू लोकली, लॉ चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
तो आपको पता है कि जी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लॉज होते हैं। हाँ, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो चीज़ें आपको खुद से प्रोवाइड की जा रही होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो उनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन होता है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिस अलाउड होती हैं कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगर बात करें कि जी सम जो हैकिंग टूल्स हैं ऑन योर कंप्यूटर माइट बी इलीगल टू प्रोसेस, तो हमारे पास लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल। तो इलीगल है, अब वो ये इलीगल हमें कैसे पता चलेगा कि मे बी वो डेफिनेटली वो सारा सिनेरियो जो है वो आपकी उस आईएसपी के जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी है या उस स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग होगा। तो बहुत सारी स्टेट्स बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें डिसअलाउ कर रही है। अगर तो स्टेट ने अलाउ कर रखा है तो डेफिनेटली आपके पास वो लीगली वो जो सारी भी प्रोसेसेस है वो आप लीगली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो प्रोसेस इलीगल है तो डेफिनेटली हमें उसको यूज़ करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम एथिक्स की या हम उसकी जो गवर्नमेंट ने जो हमें जो एक्शन दिए हुए हैं हम उनकी वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह ही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिफोर इंस्टॉलिंग हैकिंग टूल। तो हमें ये भी चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो हम टूल यूज़ करें क्या वो उस कंट्री के अंदर अलाउ है या नहीं है। अगर तो अलाउ है तो देन डेफिनेटली हम उसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उस स्टेट के अंदर आपके पास अलाउड नहीं है, आप उसको कभी भी यानी कि अपनी मशीन के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा हैकिंग टूल इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको वो ये जानना ज़रूरी होगा क्या उस स्टेट के अंदर उस जो है हैकिंग का जो टूल है उसको इंस्टॉल करने की परमिशन है या नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली उस जो स्टेट है उसकी वो जो मेजर आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके मैनुअल के अंदर ये चीज़ें क्लियरली बताई जा चुकी होती हैं कि जी क्या काम आप कर सकते हैं क्या नहीं, क्या आप एथिक्स में रह के करते हैं, क्या आप अनएथिकली कर रहे होते हैं, कहाँ पे वायलेशन हो सकती है, कहाँ पे वायलेशन नहीं हो सकती है। इसी तरह ही आपको पता है जी पोर्ट स्कैनिंग जो है क्या ये लीगल है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क है। तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट सी इट एज अ वायलेशन, फेडरल गवर्नमेंट इसको वायलेशन के ज़िम्रे में नहीं देख रही होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो आपके पास पोर्ट स्कैनिंग है वो लीगली करार दी गई है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इसको इनलीगल करार दिया गया है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर कोई केस किया जा सकता है, आपको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है, आपको इसकी पेनल्टी मिल सकती है। तो अलाउ ईच स्टेट टू एड्रेस इट सेपरेटली, तो हर स्टेट और मोस्ट ऑफ जो यूएस स्टेट्स हैं वो जो पोर्ट स्कैनिंग है उसको एज अ लीगल जो है वो प्रोसेस के तौर पे देख रही होती है कि ये जो पोर्ट स्कैनिंग है ये आपके पास लीगली इम्प्लीमेंटेड है कि आप इसको लीगली यूज़ कर सकते हैं। तो सम स्टेट्स डीम इट लीगल एज हमारे पास जितनी भी नॉन इन्वेंसिव जो और हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव आती है इन नेचर, ये सारी उस पर डिपेंड कर रही होती हैं कि ये किस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। नॉट ऑलवेज द केस। तो ये आपके पास अभी मैंने बताया कि जी थ्रू आउट द जो आपके पास स्टेट्स हैं इनके जो कोड के रेलेवेंट जितने भी उनकी जो एसओपीज है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह ही हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि जी क्या ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी यहाँ पे ये अलाउ है पोर्ट स्कैनिंग और यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। तो आईएसपी के अंदर ये चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड होती हैं, उसकी जो एक्सेप्टेबल पॉलिसी है। अगर तो उसकी एक्सेप्टेबल पॉलिसी के अंदर आईपी स्कैनिंग जो है वो एज अ आप ये कह लें कि लीगल एक्ट है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये बताया हुआ कि ये इलीगल है तो देन डेफिनेटली अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी आपको कोई ना कोई पेनल्टी या आपको कोई ना कोई इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ ये हमारे पास पॉलिसीज़ हैं जो बताई गई हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं कैसे यूज़ की जा सकती हैं। अब जो बेसिक जो पर्पज़ है वो बेसिकली हमें इन पॉलिसीज़ को फाइंड आउट नहीं करना, हमें जस्ट हाउ नाउ पता होनी चाहिए
और ये हमारा सिर्फ काम ये है कि जी कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो लीगल हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इलीगल है, जिसके ऊपर जाके हमें किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इसको जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। तो ये अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ देखूं या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके साथ बात शेयर करूं, तो हमें इनको डिटेल में स्टडी नहीं करना, जस्ट हमें ये बात का पता करना है कि हमें ये अलाउ हैं या नहीं है। ऐसे फेडरल लॉज हैं, बहुत सारे फेडरल लॉज जो होते हैं वो यूज किए जा रहे होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। फेडरल कंप्यूटर क्राइम लॉ आर गेटिंग मोर स्पेसिफिक, कवर द साइबर क्राइम्स हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली ऐसे राइट्स को कहा जाता है जिसमें उस बंदे की अपनी इन्वेंशन और उस बंदे की अपनी हम जो है वो प्रोडक्ट या उसकी क्रिएशन को हम देख रहे होते हैं। यदि उस बंदे ने एक यूनिकली किसी भी टास्क को परफॉर्म किया है, लाइक उसने कोई बुक लिखी है, उसने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, उसने कोई चीज़ बनाई है, उसके पास उसके कॉपीराइट्स हैं, उसके पास उसके पेटेंट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट हैं, ट्रेडमार्क हैं, तो डेफिनेटली ये ऑल जितनी भी हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर अप हो रहे होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली उसकी अपनी एक ये कह लो कि जी मलकियत है कि जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, या वो शेयर अगर वो किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो उसको वो कैसे लीगली देख सकता है। तो इसी तरह कंप्यूटर हैकिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास CHIP के नाम से ये फेडरल लॉ है कि जी हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या इसका नुकसान हो सकता है। इसी तरह न्यू गवर्नमेंट जो ब्रांचेज हैं टू एड्रेस द साइबर क्राइम्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, तो जितने भी नई हमारे पास कानून आ रहे हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर इफेक्टिवली काम कर रही है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फोकस किया गया है कि इनको कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जी हम किसी की या किसी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को, उसके पेटेंट्स को, उसके कॉपीराइट्स को हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारे फेडरल लॉज के अंदर ये चीज़ें कवर अप हो रही होती हैं। ये फेडरल लॉज की कुछ हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास शिप्स हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं कि ये पॉइंट है, और जिस तरह फेडरल लॉ है उसकी डिस्क्रिप्शन है कि लॉ कौन सा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए इसको शेयर किया गया है। आप इनको एक दफ़ा पढ़ ले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जी एक्चुअली कौन सा फेडरल लॉ है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि हम कहाँ पे जाके वायलेशन करेंगे तो हमारे पर कौन सा जो कानून की शिक है वो इम्प्लीमेंट होगी और उसके अगेंस्ट हमें क्या पेनल्टी हो सकती है, हमें उसकी क्या सज़ा मिल सकती है। आगे ये देखें जी, फॉर एग्जांपल पहली अगर डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो कहता है दिस लॉ मेक्स इट अ फेडरल क्राइम टू एक्सेस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, और हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विदाउट ऑथराइजेशन। अब जब हम क्लासीफाई जो हमारे बेसिकली अगर बात करते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की, तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बेसिकली सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कहते हैं। लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, पुलिस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देख रही होती है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी पब्लिकली या प्राइवेटली किसी के साथ शेयर नहीं कर रही होती। तो अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो फेडरल जो कंप्यूटर क्रिमिनल लॉ है वो जो हमारे पास आर्टिकल आ रहा है जी फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट टाइटल 18 जो है, ये क्राइम एंड हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। इसी तरह ही हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये लॉ जो है ये प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द आपके पास जो है इंटरसेप्टिंग एनी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑफ हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड। तो आप जो भी चीज़ ट्रांसमिट की जा रही है अगर इसको आप पहचानने की या इसके अंदर पेनिट्रेशन की या इसके अंदर डिस्टर्बेंस की कोशिश कर रहे हो तो ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह हमारे पास लास्टली देखें, दिस लॉ डिफाइंस अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर दैट स्टोर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो उसको हम अनऑथोराइजली लीगली एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली हम एथिकली भी और हम एज आ ये कह लें कि जी एथिकली भी हम उस चीज़ की वायलेशन कर रहे हैं और हम कानूनी तौर पे भी उसकी वायलेशन कर रहे हैं कि जी ये चीज़ हमारे पास लॉफुली ये जो है ये इलीगल है।
तो इसके ऊपर भी जो हमारे पास वो आपके पास फेडरल कंप्यूटर क्राइम लॉ है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी फर्दर इंफॉर्मेशन है। तो ये और इसका बेसिक जो लॉज है, इसका बताने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी जो इनलीगल है अगर ये करते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो फेडरल आपके कंप्यूटर क्राइम लॉ के इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इसकी क्या क्या सजा हो सकती है। इसी तरह हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था आज के लेक्चर का भी ये है कि व्हाट यू कैन नॉट डू एज एन एथिकल हैकर। आप एज ए एथिकल हैकर क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखें कि एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट परमिशन इज इलीगल। जारी बात है कि अगर आप विदाउट परमिशन लेंगे तो आप हैकर है और आप इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हैं या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये इलीगल है। दूसरा है जी, अदर इलीगल जो एक्शन है, आप किसी भी सिस्टम पे जाके कोई भी वॉर्म्स और वायरसेस इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप किसी भी सिस्टम को जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं कर सकते, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, कि वो जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर दें कि जिससे वो जो वो सर्विसेज ले रहा है वो प्रॉपरली वो सर्विसेज को ना ले पाए। तो ये आपके पास ये भी इलीगल एक्टिविटी है। इसी तरह डिनाइंग यूजर एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। तो अगर आप जाके कहीं पे कोई ऐसी नेटवर्क के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके नेटवर्क के अंदर जो आपके ये कह लें कि इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक वो शेयरेबल होते हैं, तो आप जाके उनको उन वॉर्म्स या उन वायरसेस के जरिए से उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको डिनाई कर दें कि वो उनको एक्सेस ना कर पाएँ। तो ये भी इलीगल है कि जी आप किसी भी सिस्टम को रोक रहे हैं कि जी आप उसको सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं, सर्वर को ये आप सर्वर को इस काबिल आपने कर दिया है या इस काबिल वो ज़ॉम्बी फॉर्म में चला गया है कि हार्ड स्टेट के अंदर चला गया है कि वो अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो ये डेफिनेटली ये भी इलीगल आपका एक्ट होगा और आपको एज ए एथिकल हैकर ये सारी एक्टिविटीज नहीं करनी। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि एज एन इंडिपेंडेंट जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, एथिकल हैकर। तो एथिकल हैकर आपको पता है कि मोस्टली एथिकल हैकर जो होते हैं ये फ्रीलांसर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट गुड बिजनेस। तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो काम नहीं कर रहे होते। अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको वो सर्विसेज दे रहे हैं एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके अपने ये कहने के जी पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो बेस करते हुए सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म। अगर आप ये कह लें कि जी अगर आप एज अ एथिकल हैकर और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको कर लेना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें लिखा हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपको लीगली अलाउ है, क्या आपको लीगली अलाउ नहीं है, क्या कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं कि। तो इन सारी चीज़ों को एक रिटन फॉर्म के अंदर उनके साथ एज अ एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लेना चाहिए। इसमें आप देखें कि जी इंटरनेट कैन आल्सो भी यूजफुल सोर्स है आपके पास, और इसको यूज करते हुए भी आप जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैव एन अटॉर्नी रीड ओवर योर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेंडिंग और साइनिंग इट। तो डेफिनेटली अटॉर्नी के बाद बेसिकली ये है कि आपको एक लीगल लॉयर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आपने जो बातें लिखी हैं क्या ये लीगली अलाउ है या नहीं है। तो अगर तो वो लीगली अलाउ हैं तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं कहीं पे भी जाके इसकी वायलेशन करते हैं या आपको ये कहीं पे डिफेंड करना पड़ सकता है तो आप इसको किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर जो सारी जितनी भी बातें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखने से पहले जो कंसल्टेंसी है या उसको साइन करने से पहले कंसल्टेंसी है वो आप किसी भी लॉयर से ले सकते हैं। तो आप उसके बारे में हाउ नाउ उसके टेक्निकल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि जी किस तरह से आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे और किस तरह से आप इसकी वायलेशन कर सकते हैं। अगर आप वायलेशन नहीं कर पाते तो आपको इसका क्या बेनिफिट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल को ऑर्गेनाइजेशन ही आपके ऊपर क्लेम कर दे
कि जी हमने इनको एज एथिकल हैकर हायर किया था, तो हमारे सिस्टम के अंदर जो वायरसेस है और वॉर्म्स आ गए हैं, तो आप उनके सिस्टम को कोई नुकसान हुआ है, तो अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की है और एग्रीमेंट के अंदर ये एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको जाके कोर्ट के अंदर जस्टिफाई कर सकते हो। तो अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा है कि आप इलीगली या अनऑथराइजली भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, तो अगर कंपनी क्लेम करती है कि इन्होंने वायलेशन की है, तो डेफिनेटली आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी आप जाके अदालत में प्रेजेंट कर सकते हैं कि इन्होंने ही अलाउ किया है कि आप इनके सिस्टम को विदाउट परमिशन एक्सेस कर सकते हैं। तो एटसेट्रा बहुत सारी जो टेक्निकल आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेक्निकल जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, वो साइन करने से पहले, क्रिएट करने से पहले अपने लॉयर के साथ जो उन चीज़ों को देख रहा होता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लॉयर्स अवेलेबल हैं जो फेडरल क्रिमिनल लॉज को और साइबर लॉज को, साइबर जो है वो क्या कहते हैं, ये साइबर लॉज के साथ साइबर जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज होती हैं उनको देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कौन सी चीज़ आपके जो है वो खिलाफ है, कौन सी चीज़ आपके फेवर में है, कौन सी चीज़ ऐसी हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वायलेशन करके आपको पेनल्टी, आपको कोई चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह लास्ट पे हम बात करते हैं कि जी एथिकल हैकिंग इज इन अ नेटशेल। अगर हम इसको जाके देखें कि जी एक्चुअली एथिकल हैकिंग है क्या, या इसको जाके अगर हम सम अप करने की कोशिश करते हैं, तो इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ सिक्योरिटी टेस्टर। क्या हमारे पास एक सिक्योरिटी टेस्टर है? आपको पता है एथिकल जो हैकर है वो बेसिकली आपके पास सिक्योरिटी टेस्टर भी होते हैं। तो जारी बात है कि जी हमने उनको डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हायर किया होता है। हमने अभी बात की थी वाइट बॉक्स मॉडल की, हमने ब्लैक बॉक्स मॉडल की बात की, फिर हमने ग्रे बॉक्स मॉडल की बात की। फिर उनके अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करके देखा कि जी किस तरह से, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हाउ नाउ नहीं रखते हैं, या हाउ नाउ रखते हैं, या उनके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है, तो आपके सिस्टम को या आपके जो नेटवर्क है उसको डैमेज कर पा सकते हैं या नहीं है। और एथिकल हैकर बेसिकली इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है कि कहाँ पे वीकनेसेस आ रही हैं, कहाँ पे वनरेबिलिटीज है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कि जी अगर हम सिक्योरिटी टेस्टर हैं तो नॉलेज होना चाहिए हमें नेटवर्क के बारे में और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, अप टू डेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि आपको पता है इंट्रूडर्स या हैकर्स वो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट वायरसेस को लिख रहे होते हैं। तो जब तक आपको इन सारी चीज़ों का पता नहीं होगा, तब तक आप वो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उनको वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की एंड मैनेजमेंट के साथ डीलिंग की, कि मैनेजमेंट को आपने किस तरह से बताना है, एंड आईटी प्रोफेशनल्स के साथ कि आप उनको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, या अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो कैसे शेयर कर रहे हैं। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको लॉज की भी कि हमारे पास फेडरल जो कंप्यूटर क्रिमिनल लॉज हैं वो क्या क्या हैं, हमारे पास साइबर लॉज क्या क्या है, उनकी कौन कौन सी पॉइंट्स की वायलेशन करने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो इसमें हमने देखें कि साइबर लॉज की अगर बात करते थे तो इससे पहले हमने साइबर स्टॉकिंग का या साइबर हमने जो स्टॉलकर की बात की थी, हमने कहा था कि जी ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली साइबर स्टॉकिंग के अंदर या उनको हैरेसमेंट के अंदर लेके आया जा रहा था। या हमने साइबर क्राइम्स की बात की थी कि कौन सा एक्ट जो है वो इलीगल है और कौन सा एक्ट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि आपको उसके जो भी सज़ा है वो मिल सकती है उसको अगर आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो ये सारे लॉज जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि जी जो फेडरल लॉज हैं ये क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जो इलीगल हैं, यहाँ ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बचा जा सकता है, और अगर हम उससे बच जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको परसू नहीं कर पाएंगे। या ये कह लें कि जी अगर हम किसी को इलीगली अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर वो जो कंप्यूटर आपके पास फेडरल कंप्यूटर क्रिमिनल लॉ है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो जो आपके ऊपर पॉइंट्स लग सकते हैं, उसको आपको जो जो नुकसान हो सकता है वो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह से कुछ
नेसेसरी टूल्स। तो टूल्स में हमने देखा था टाइगर बॉक्स की बात की, तो टाइगर बॉक्स बेसिकली कलेक्शन होती है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स की, जिसके अंदर आईपी स्कैनर की बात की हमने, पोर्ट स्कैनर की बात की हमने, स्पूफिंग टूल्स की बात की कि ये टूल्स हो सकते हैं और ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको यूज़ कर सकें। सिर्फ यही नहीं है कि आपने उनको कलेक्ट करके रखा हुआ है और हमें उनको यूज़ करने का प्रोसेस का, उनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ही नहीं पता। तो आपको ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए इन सबको यूज़ करने का। तो इस तरह से आज हमने डेफिनेटली एथिकल हैकिंग को डिस्कस किया। तो इसको, इस लेक्चर को जरा मैं सम अप करता हूँ जल्दी से, कि एथिकल हैकर बेसिकली, हैकर जो होता है वो इलीगल अनऑथराइज्डली सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। एथिकल हैकर आपकी परमिशन से आपके सिस्टम को टेस्ट कर रहा होता है। तो इसको हमने बेसिकली फिर देखा, हमारे पास टू टेस्टिंग मेथडोलॉजीज है, एक पेनिट्रेशन टेस्ट सिक्योरिटी टेस्ट है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास थ्री फर्दर जो मॉडल्स हैं वो यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली वाइट बॉक्स मॉडल है, ब्लैक बॉक्स मॉडल आते हैं और हमारे पास जो है वो ग्रे बॉक्स मॉडल्स आ रहे होते हैं। तो इनको हमने इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग टू एथिकल हैकिंग। तो इसके बाद हमने फिर नेक्स्ट जाके देखा कि जी क्या डिफरेंट और स्टेट्स के अंदर, लाइक अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग इलीगली अलाउ है या नहीं है। और लास्ट पे हमने जाके डिस्कस किया कि जी जो हमारे पास एथिकल हैकिंग है या एथिकल हैकर्स हैं वो बेसिकली क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उससे रेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।